गुड इवनिंग एवरीवन। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि लक्ष्मीकांत का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे पार्लियामेंट, उसका हम फोर्थ लेक्चर लेकर के आए हैं, है ना। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना ही अच्छा होगा। चैनल मैं आपको बताया पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा सुस्त पड़ा है, स्लो पड़ा है। उसके पीछे का कारण है मेरे ऑफिस की टाइमिंग चेंज हो गई है ना। तो मैं थोड़ा सा अब रेगुलर रहेगा चैनल, है ना, और लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे। तो फिलहाल किसी चीज़ को फालतू की बातों करने से अच्छा है हम लेक्चर को आगे बढ़ाएं। तो हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, उसी में हम बजट तक पढ़ लिए थे, बजट से हमें स्टार्ट करना था। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट अस बिगिन विद द बजट, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि पार्लियामेंट और बजट, पहली बात याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बजट शब्द को यूज नहीं करता है। देयर इज नो वर्ड नोन एज बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का यूज करता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करता है। अब हम लेकिन बार बार बजट का ही शब्द यूज करेंगे, और आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ सकता है। देयर इज नो सच बैन ऑन इट, है ना। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 112 के तहत ये जाना जाता है। एक बजट के अंदर क्या होता है समझिएगा। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की एस्टिमेट की कितने पैसे आएंगे, रेवेन्यू को उठाने का, है ना। वेज एंड मीन्स, एक तरह से जब रेवेन्यू की डेफिसिट होती है तो वेज एंड मीन्स से पैसे उठाए जाते हैं उसको शॉर्टफॉल को खत्म करने के लिए। तो वो कैसे लिया जाएगा, कितना खर्च होगा, उसकी एस्टिमेट। लास्ट ईयर की, ठीक, जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसकी एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो और जो डिफरेंस आया होगा जो एस्टिमेटेड से, वो क्यों, क्या उसके पीछे का रीजन, और आने वाले साल के टैक्स प्रपोजल, है ना, और फाइनेंशियल पॉलिसी, रेवेन्यू स्पेंडिंग प्रोग्राम, उसके बारे में। तो ये 5 चीजें एक बार यूपीएससी प्री ने पूछ चुका है कि एक बजट के अंदर क्या होता है। तो मैं फिर से बता दूं, इस साल की फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, इस साल के एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, इस साल के जो पैसे आएंगे, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इस साल के एक्सपेंडिचर, 3 चीज, पिछले क्लोजिंग साल के एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और एनी डिफरेंस तो एक्सप्लेन, और फिर आपको वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू। ये 5 चीज होती है, ठीक है, याद रखना है। पहले आपको पता है कि सबसे पहले रेलवे बजट और जनरल बजट, आम बजट साथ आते थे। एक कमेटी थी जिसका नाम था विलियम एकवर्थ कमेटी, यहाँ नाम लिखा हुआ होगा, विलियम एकवर्थ कमेटी। एक सेकेंड, एक कमेटी थी जिसका नाम था विलियम एकवर्थ कमेटी, विलियम एकवर्थ कमेटी। इसके रिकमेंडेशन पे बजट्स का सेपरेशन हुआ था। फिर आगे चल करके साल 2015 के बाद, ठीक है, आगे चल करके एक कमेटी बनी जिसका नाम था, याद करने जरूरी है, मेंस के आंसर में भी लिखेंगे, जिसका नाम था विवेक देबोरॉय कमेटी, है ना। विवेक देबोरॉय कमेटी के सजेशन पे दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया, ठीक। वो क्या है, क्यों किया, मेंस के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से रिलेटेड, यानी एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रेसिडेंट विल ले बिफोर बोथ द हाउसेस। जो बजट होगा वो किसके रिकमेंडेशन से आएगा, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आएगा, ठीक है। कोई भी ग्रांट के लिए डिमांड नहीं मेक किया जाएगा अंटिल रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी रुपया जो निकलेगा वो प्रॉपर लॉ के तहत, अप्रोप्रिएशन लॉ के तहत निकलेगा, ठीक है। कोई भी टैक्स नहीं लिवाई किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी बाय लॉ, ठीक है। कोई भी मनी बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, दैट हैज टू बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट किसी भी टैक्स को एबॉलिश कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, बट इट कैन नॉट इंक्रीज इट। याद करिएगा, पार्लियामेंट किसी भी टैक्स को बढ़ा नहीं सकता है, इट कैन रिड्यूस और एबॉलिश टैक्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों हाउस की पोजीशन क्या है बजट से रिलेटेड उस पर भी बात की है। क्योंकि बजट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी बिल, तो वो आपको भी पता है, वो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री ग्रांट रखता है, आगे हम देखेंगे, तो उस पर वोटिंग होती है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं है उस पर वोटिंग करने की, ठीक है। क्योंकि बजट इज ऑल्सो मनी बिल, ठीक है, तो राज्यसभा जो है उसको 14 दिन के अंदर रिटर्न कर सकता है, और उसको रिजेक्ट, या तो उसको क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, बट इट कैन नॉट अमेंड द मनी बिल। ये आपको पहले भी हमने बता रखा है। इसके अलावा एक प्रोविजन है, एक्सपेंडिचर जो होगा बजट के अंदर अलग अलग किया जाएगा, ठीक है, कि क्या एक्सपेंडिचर है,
चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और क्या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि दोनों दो चीजें समझिए, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है सिंपली एक्सपेंडिचर। सिंपली एक्सपेंडिचर जो है ये वोटेबल होता है ना, इस पे हाउस वोट कर सकता है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है नॉन वोटेबल होता है, जैसे प्रेसिडेंट इस लोग की सैलरी जो होती है दैट इज नॉन वोटेबल। ठीक है, इसके अलावा जो बजट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अदर एक्सपेंडिचर से डिस्टिंग्विश करेगा। तो दीज आर ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब होने का होता है कि उस वो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग बाय द पार्लियामेंट, और नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो होता है वो वोटेबल होता है। कौन कौन आते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेसिडेंट की सैलरी, ठीक है, इसके अलावा सैलरी ऑफ स्पीकर, ठीक है, एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, याद रखिएगा सैलरी नहीं, सैलरी जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का पे होता है। ठीक है, सैलरी अलाउंस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, यूपीएससी मेंबर की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के रन करने का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, कोई भी ऐसा उधार लोन जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल हो, है ना, वो, ठीक है, या कोई भी पैसा जो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी जजमेंट और डिक्री, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, और कोई और एक्सपेंडिचर जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, दिस ऑल आर इन द लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर। दिस आर ऑल इन द लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर देखिए क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक बजट के इनैक्टमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो बजट का प्रेजेंटेशन, ये याद रखिएगा, इसकी इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है प्रीलिम्स के अंदर, है ना। तो याद रखिएगा पहला चीज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट और लास्ट होता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट की प्रेजेंटेशन होती है एक ही अब होती है, दैट इज कंबाइंड जनरल बजट एंड रेल बजट, है ना। कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, उसको बजट स्पीच कहते हैं। ठीक है, और इस समय कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स नहीं होता है, ठीक है, इस समय कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स नहीं होता है। इट इज मेयर, इस वक्त क्या होता है, बजट की प्रेजेंटेशन की जाती है बजट स्पीच द्वारा। कौन बजट स्पीच देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, अभी देती हैं दैट इज निर्मला सीतारमन। ठीक है, एक बार लोकसभा में हो गया, फिर इसे राज्यसभा में ले किया जाता है, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होती है, कोई वोटिंग नहीं होती है। पहला स्टेज हो गया बजट का प्रेजेंटेशन। सेकेंड स्टेज हम लोग देखते हैं दैट इज जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन फिर होता है प्रेजेंटेशन के बाद बजट का जनरल डिस्कशन होता है, जो कि 3 से 4 दिन चलता है। इस समय क्या होता है, लोकसभा पूरे के बजट के प्रोविजंस को नहीं, पूरे के पूरे बजट को एज अ होल डील करता है। ठीक है, और वहां के उसके प्रिंसिपल पे बेसिकली बात होती है, कोई कट मोशन मूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि ओवरऑल बजट का जो प्रिंसिपल है उस पर बात होती है और उसकी वोटिंग को सबमिट की जाती है। ठीक है, दैट इज उसको उस पर वोटिंग की जाती है। ये यहाँ लिखा हुआ है, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज ए जनरल राइट ऑफ रिप्लाई, फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी ओवरऑल एक ही प्रिंसिपल को नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, जनरल डिस्कशन की जाती है। थर्ड, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। उसके बाद जनरल डिस्कशन जब हो जाता है तो बजट को भेज दिया जाता है स्क्रूटनी के लिए डिपार्टमेंटल कमिटीज की। ठीक है, इस समय जनरली 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो बजट को डिटेल में देखती हैं और रिपोर्ट बनाती हैं। ठीक है, और वो रिपोर्ट फिर चली जाती है, वो रिपोर्ट भेज दी जाती है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को। ठीक है, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो होता है वोट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। फिर क्या होती है, मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रखती है कि भाई इतना करोड़ चाहिए, उस पर वोटिंग होती है। दिस इज नॉट चार्ज एक्सपेंडिचर, ये अलग से एक्सपेंडिचर है, उस पर वोटिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होती है। जनरली जो जनरल बजट है उसमें 109 डिमांड्स होते हैं और रेलवे बजट में 132 डिमांड हुआ करते थे। ठीक है, अब तो ये चीज बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बजट की एक एक प्रोविजंस की डिस्कशन होती है। ठीक है, और एक एक प्रोविडेंस वन बाय वन पास होता है और कट मोशन भी लगाया जाता है। याद रखिएगा किस स्टेज में ये सब चीज होता है, दैट इज वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। कितने तरह के कट मोशन होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉलिसी कट मोशन,
यहाँ पर क्या होगा कि पूरी की पूरी बजट को डिफीट कर दी जाती है और उसका अमाउंट 1 रुपये में घटा दिया जाता है। मतलब कि पूरी की पूरी इट अमाउंट्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द गवर्नमेंट इन द हाउस, और सरकार चली जाती है। इकोनॉमिक कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन में होता है कि भाई हम एडवाइस करते हैं कि भाई इसको इतना नहीं, इतना कम करिए, ज़्यादा खर्च हो रहा है। मतलब हम बेसिकली किसी भी चीज़ के पीछे की जो डिमांड है कि मानो किसी ने 10,000 करोड़ मांगा तो हम उसे कम करके हाउस कहता है नहीं भाई 7,000 करोड़ में काम चलेगा। टोकन कट मोशन, भाई देखिए टोकन कट मोशन जो ये होता है कि 100 रुपये की अमाउंट को 100 रुपये से घटा दिया जाए। 100 रुपये, जहाँ 10,000 करोड़ का डिमांड है वहाँ 100 रुपये से घटने का कोई अर्थ नहीं होता है ना। लेकिन इट मीन्स कि हाउस जो है ना, 100 रुपये से घटा करके हाउस जो है अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिससेटिस्फैक्शन शो करता है। इकोनॉमिक कट और टोकन कट मोशन पास होता है तो कोई सरकार नहीं जाती है, लेकिन अगर पॉलिसी कट मोशन चला गया तो सरकार रिजाइन कर जाती है, बिकॉज दिस वारंट्स द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेजोरिटी इन द हाउस। ठीक है, कट मोशन लगाने के भी कुछ कंडीशन है जिससे प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं। वो एक ही डिमांड से मतलब होना चाहिए, कोई वेग टर्म्स में नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक वन मैटर से डील करना चाहिए। ठीक है, कोई लॉ को रिपील करने के लिए डिमांड कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा मैटर जो यूनियन स्टेट दोनों का है या प्योर स्टेट का उससे डील नहीं करना चाहिए। चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो कोर्ट के विद इन सबजुडिस्ड हो। कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं उठना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा मैटर नहीं उठना चाहिए, ठीक है, जिसमें हाउस में सेम सेशन में डिसीजन हो चुका है। दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस, ये कंडीशंस है, ठीक है, रिलेटेड टू बेसिकली द कट मोशन। इसके अलावा हम बात करें, जो मैंने आपको बात कही, तो 26 डेज अलॉटेड होता है वोटिंग ऑन डिमांड्स। नेक्स्ट आता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। आपको मैंने जैसा बताया संविधान में अप्रोप्रिएशन बिल के बिना एक पैसा नहीं निकल सकता है। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना अप्रोप्रिएशन बिल के 1 रुपया नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए किस चीज़ के लिए चाहिए? ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा, जो भी लोकसभा में ग्रांट वोटिंग किया है, ठीक है, जो भी लोकसभा में वोटिंग की गई है ग्रांट्स के लिए, है ना, उसके लिए। और दूसरा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दोनों के लिए अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि बिना अप्रोप्रिएशन बिल के 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल में, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं प्रपोज किया जा सकता है जो अमाउंट को घटाए जो ऑलरेडी वोट किया जा चुका है हाउस के द्वारा। इस चीज को समझिएगा। ठीक है, एक बार अप्रोप्रिएशन बिल पार हो गया, ठीक है, फिर वो उसकी एसेंट हो जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और फिर वो पेएबल हो जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक, इसके अलावा एक और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोट ऑन अकाउंट। देखिए, वोट ऑन ग्रांट्स प्लस वोट ऑन अकाउंट्स, दोनों में अंतर समझिएगा। वोट ऑन ग्रांट्स था कि जो मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रखती है जितने 1000 करोड़ का उसको पास किया जाता है हाउस में, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में वोट ऑन ग्रांट्स नहीं होता है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, जो ये पूरा प्रोसेस है वो होने में, अप्रोप्रिएशन बिल पास होने में, फिर उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे आने में टाइम लगता है। तो उस दौरान 1.5-2 महीने का जो खर्च है वो पहले ही, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू निकाल लिया जाता है। वोट ऑन अकाउंट के थ्रू हाउस से पास करा करके निकाल लिया जाता है। ये 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन होता है, ताकि उस दौरान जब तक पैसा पास होकर के CFI से निकलेगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, तब तक कोई तकलीफ ना हो खर्च। ठीक, लास्ट होता है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रपोजल को इफेक्ट देता है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल बिल। ठीक है, मनी बिल के जैसा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रोप्रिएशन बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं पास किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल जो लास्ट स्टेज होता है उसमें अमेंडमेंट पास किया जा सकता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल टैक्सेस एक्ट 75 दिन, है ना, प्रेसिडेंट के एसेंट होने के 75 दिन बाद, ठीक है, मस्ट बी इनेक्टेड, दैट इज मतलब कि प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के तहत फाइनेंशियल बिल जो होता है ना, जो लास्ट होता है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल नहीं, फाइनेंशियल बिल तो अलग चीज है, इसको लेकर के यूपीएससी 2023 में कंफ्यूजन भी था क्वेश्चन है। फाइनेंस बिल जो है उसको 75 दिन के अंदर इनेक्ट एंड साइन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। आपको क्या याद रखना है मैंने बता दी, ये जरूर याद रखिएगा क्रोनोलॉजी क्या है, किस स्टेज में क्या होता है, क्या कंडीशंस है कट मोशन की, कट मोशन कितने प्रकार के होते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा अदर ग्रांट्स भी होते हैं,
उसको भी देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, है ना, मान लीजिए किसी चीज के लिए जितना ग्रांट हुआ है, ठीक है, वो कम पड़ रहा है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। एडिशनल ग्रांट, ठीक है, कोई न्यू सर्विस जिसमें अराइज हो गया, जिसमें पैसा खर्च करना है, जो बजट में नहीं मेंशन था, उसके लिए एडिशनल ग्रांट दी जाती है। एक्सेस ग्रांट, किसी पर्टिकुलर आइटम पे जितना ग्रांट दिया गया था उससे एक्सेस खर्च हो गया, है ना, उस केस में एक्सेस ग्रांट दी जाती है। वोट ऑफ क्रेडिट, किसी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए, है ना, ब्लैंक चेक दे दिया जाता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए होता है एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है, जो किसी करंट सर्विस का पार्ट नहीं। टोकन ग्रांट, एक हेड से पैसा निकाल के दूसरे हेड में जाने को टोकन ग्रांट कहते हैं, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस से सारे के सारे रेगुलेट होते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस, एक्सेप्शनल, वोट ऑफ क्रेडिट, जैसे बजट का इनएक्टिवेट होता है, उसी स्टेज से ये भी पास करते हैं, ठीक है। फंड्स की अगर मैं बात करूं तो तीन तरह के फंड्स हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया दैट इज 266, एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपको पता है जितने गवर्नमेंट के रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, या पेमेंट्स डेबिट होते हैं, इसी फंड से होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? होता है सारे रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला, सारे लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज करती है, ठीक है, जितने भी मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले लोन जो दी थी उसके अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, ये सारे। और इसमें से आपको पता है एक भी रुपया अप्रोप्रिएशन बिल के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो सारे पैसे थे पब्लिक मनी जो सीएफआई में गए, उसके अलावा जो पैसे सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, जैसे सेविंग बैंक डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, रेमिटांस, है ना, ये सब कहाँ जाता है? ये सब जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए नहीं होता है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से कंट्रोल होता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, है ना, कौन होल्ड करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। और इसमें भी एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल अप्रोप्रिएशन नहीं चाहिए इसको खर्च करने के। क्यों होता है? बाढ़ आ गया, डिजास्टर आ गया, उसके लिए होता है, या फिर और भी कुछ आपदा आ गया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब आते हैं मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। देखिए कई तरह के रोल है, जुडिशियल फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, ये सब एक एक करके सारे फंक्शन को हम लोग को देखना है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन। पहले भी हम लोग बात किए हैं कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और रेसिडुअल कंकरेंट सब्जेक्ट भी है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट, उन पे कानून बनाना, है ना, उन पे कानून बनाने का काम है। 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो इस केंद्र सरकार या पार्लियामेंट किस पे कानून बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है कानून यूनियन लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट भी बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ एनी टसल, एनी कन्फ्रंटेशन, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल्स ओवर लॉ फ्रेम्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, कुछ सर्टेन केसेस है, जिस स्पेशल केसेस है जिसमें राज्यसभा इवन स्टेट सब्जेक्ट पर भी, स्टेट सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर भी लेजिस्लेट कर सकता है। कौन कौन से है उसी की चर्चा है। अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर देता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट पे, भले ये स्टेट सब्जेक्ट है पर कानून बनाएगा पार्लियामेंट, या अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में हो, या टू और मोर स्टेट्स हैव मेड अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, ठीक है, या किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी को इफेक्ट देना है, या प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन और स्टेट। ये 5 सिचुएशन है जब पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो इवन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है आपको पता है कि एग्जीक्यूट हमारे यहाँ जो है वो ओवरलैपिंग सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, तो जो मेंबर एग्जीक्यूटिव का है, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, और हाथ के हाथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम वाराणसी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी से, इसका मतलब वो क्या है? वो एक लेजिस्लेचर के पार्ट है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, दैट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो होता क्या है, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको सरकार को बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस लेजिस्लेचर करता है, वही इसकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। सर कैसे करता है? 0 आवर, ठीक है, नॉट वेट डे मोशन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, हाफ एन आवर डिस्कशन, सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली वो सरकार को चेक्स एंड बैलेंस में रखता है, ठीक है।
इसके अलावा सरकार गिराने में भी लोकसभा का हाथ है, दिखा सकता है कि भैया उसमें हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। जो सरकार है दैट लैक्स मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, कैसे कर सकता है? बाय नॉट, अगर लोकसभा में बाय नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स इन लोकसभा, तो कोई मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया, सेंसर मोशन पास कर दिया, पॉलिसी कट मोशन, नॉट एनी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन पास कर दिया, किसी वाइटल इशू पे गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया, इन तमाम केस में गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है। तीसरी चीज फाइनेंशियल पावर है। आपको पता है पूरी बजटरी कंट्रोल उसी के हाथ में है ना, बजट वहीं से इनेक्ट होता है, पास होता है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है कि एक भी रुपया खर्च नहीं हो सकता बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पास हुए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बजट जो है प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी पे पास होता है, मतलब एक साल के लिए जो पैसा दिया गया, ठीक है, अगर उसमें से पैसा नहीं रहा तो एक्सपायर हो जाता है और वापस कहाँ आ जाता है? इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मतलब 10,000 करोड़ दिया गया, उसमें 7,000 करोड़ खर्च हो, जो 3,000 करोड़ होगा वो अगले साल नहीं मिलेगा, वापस आ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लैप्स, इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ लैप्स, ठीक है। ये हेल्प करता है लीकेज को कंट्रोल करने में और पार्लियामेंट का कमांड रखने पे बजट के ऊपर, या यूं कहें फाइनेंशियल कंट्रोल रखने में, ठीक है। इसी में एक टर्म था मार्च रश। मार्च रश तो होता क्या है, सरकारें आराम से बैठी रहती हैं और जब साल का खत्म होने लगता है और पैसा बचा हुआ है तो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ना जाए तो ताबड़तोड़ खर्च करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस, आपको पता है कि एक तरह से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम कर लेता है, इनडायरेक्ट वे में कहें तो वो अमेंड करता है, ठीक है। पार्लियामेंट, आपने अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ा है, इसमें कई तरह की मेजोरिटी होती है, तो वहाँ हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर भी उसके अंदर है। कैसे जुडिशियल पावर है? पार्लियामेंट इम्पीच करता है प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिमूव करता है, ठीक है। वो वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करता है, वो अपने मेंबर को पनिश कर सकता है प्रिविलेज के लिए, तो ये सब जुडिशियल फंक्शंस के अंदर आ गए। इलेक्टोरल फंक्शंस भी होता है, पार्लियामेंट स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन करता है, ठीक है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चयन करता है, ठीक है। पार्लियामेंट चेयर डिप्टी चेयरमैन का चयन करता है, तो उसका ये फंक्शन है। अदर फंक्शंस वो भी हैं, क्या है देखिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हाईलाइट किया है, बाकी नॉर्मल चीज़ आपको पता होगा। अब जैसे स्टेट के इंटर स्टेट जो आपको ये कह सकते हो कि इमरजेंसी को अप्रूव करता है, हाईएस्ट डिस्कशन बॉडी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को देखता है, किसी स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट जो है इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। ये सब थोड़ी सी मेंस की टॉपिक है, पोजीशन ऑफ राज्यसभा, इक्वल स्टेटस विद अनइक्वल, ये सब चीज़ थोड़ी सी अब हम लोग एक और लेक्चर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को नहीं बच रहा है इस चैप्टर के अंदर, आई विल टेक वन मोर लेक्चर, ठीक है, एंड वी विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस ह्यूज चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एक मेंस की लेक्चर लाऊंगा एंड वी विल बी मूविंग ऑन टू, इसके बाद चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी पार होंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को जितना लाइक करें सब्सक्राइब करें उतना अच्छा हो, बाय बाय।